सेना में 10,000 इंजीनियर की पोस्ट एक दिन में खत्म कर दी गई, सैनिक भर्ती खत्म कर दी गई, अग्निवीर योजना लगा दी गई। 4 साल के बाद बच्चे का भविष्य क्या होगा, यह सरकार बताने में अक्षम है। आपके हिसाब से तो आपकी पहली ही लड़ाई लोकसभा में 2 माफियाओं से है, जिनको आपने एक नकल माफिया किया और एक असल माफिया कहा है। तो इनसे आप निपटेंगे तब तो आपकी आवाज संसद भवन में गूंजेगी। और जनता ने मेरे आते ही बता दिया कि आदमी सही यही है, लेकिन बाकी दोनों अब बाहर है। अभी तक एक आरोप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगता रहता है कि यहाँ पे टिकट बिना रुपए मिलता ही नहीं। ये गाजीपुर की जनता आपको मौका देती है, ठीक है, तो गाजीपुर के विकास को लेके आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? सरकार को भी प्रभावित करेंगे। सरकार अपने मन से थोड़े चलेगी, ये तो बेरीड़ के लोग रहते हैं जो सरकार की हाँ में हाँ भरते हैं। हमारी आवाज संसद में गूंजेगी, ये आप महसूस करेंगे। बिल्कुल। एक शिक्षा का सेंटर यहाँ बनना चाहिए। सेंटर में क्या, जैसे कोई बड़ा कॉलेज होगा या यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और हमारा प्रयास है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पूर्वांचल का एम्स गाजीपुर में ही बने। सिंह गहमरी की आवाज उठी थी, नेहरू को गाजीपुर का दौरा करना पड़ा था, तो आवाज में दम होना चाहिए। ये माफिया जो गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे भी गलती हुई जो हमने जौनपुर में माफिया दे दिया। ये सब बिना रीढ़ के लोग हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सिंगल FIR 504-6 का भी मेरे ऊपर नहीं है, न मेरे गृह जनपद थाने में, न लंका थाने में, न लखनऊ हजरतगंज थाने में, और न दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में। मैं 4 सेंटरों पे रहता हूं, आप पता कर लीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूर्वांचल की जो सबसे हॉट सीट है गाजीपुर, जो भारत में ही नहीं कुछ चीज़ों के मामले में अगर देखा जाए तो कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता रहा है। पूर्वांचल में सबकी निगाह, हर पार्टी की निगाह गाजीपुर के लोकसभा सीट पे है कि यहाँ से कौन जीतता है। समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, भारतीय जनता पार्टी से पारसनाथ राय और बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर उमेश सिंह जी प्रत्याशी हैं। आज मेरे साथ उपस्थित हैं बहुजन समाज पार्टी के ही प्रत्याशी डॉक्टर उमेश सिंह जी। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। छात्र नेता आप रहे हैं BHU के, जी हाँ, और महामंत्री आप रहे हैं 1991 और 92 में, तो इतना अंतराल राजनीति में क्यों? ये सवाल आपने काफी मुफीद उठाया है। जी। पिछले 3 दशक से हम छात्र राजनीति में छात्र आंदोलन करते रहे हैं। जी। शिक्षा और रोजगार के सवाल पे, स्वास्थ्य और सुरक्षा के सवाल पे, भोजन और आवास के सवाल पे, ये पूरे आप प्रदेश न कहिए, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कह लीजिए उत्तर भारत के छात्र नेताओं को मैंने एक मंच पे लाने का प्रयास किया और एक आंदोलन चलाने की कोशिश की। पिछले 3 दशक में और राज्यों में थोड़ा कमजोर था, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने कई बार अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। सरकारों ने घुटने टेके हैं, कई आर्डर हम लोगों ने कोर्ट से कराए, फिर वो शिक्षा माफियाओं के चंगुल से में फंस के अखिलेश सरकार ने कोर्ट से जाके वो आर्डर क्वैश कराए। ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ हम लोगों ने लड़ी हैं, और छात्र युवा संघर्ष मोर्चा बना के एक बैनर तले वो लड़ाई चलती रही। एक दौर चल रहा था 2-3 दशक से पिछले कि चुनाव में टिकट पाने की योग्यता सांसद विधायक होना ही था। जैसे निजी कंपनियां आपको एक्सपीरियंस्ड वर्कर मांगती हैं, वैसे पार्टियां भी आप कभी सांसद विधायक रहे हों तो ही और बेहतर होता है। हाँ, और दूसरा उसके साथ सिर्फ सांसद विधायक रहना ही नहीं महत्वपूर्ण था, उसके साथ ये भी देखते थे कि धनबल बाहुबल है कि नहीं। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे, एक आंदोलनकारी को, एक छात्र नेता को, उन्होंने जिस तरह से बुला के आदेश दिया कि तुम्हें गाजीपुर जाके चुनाव लड़ना है, मैं पहले संकोच में भी था, थोड़ी भयभीत भी था कि जिले में तो मेरी पहचान उतनी नहीं है। भले प्रदेश लेवल पे, देश लेवल पे लोग मुझे जानते हैं, वो भी एक सर्किल के लोग, पॉलिटिकल लोग जानते थे। आम जनता से कम सरोकार रहा, लड़ाई भले आम जनता की लड़ी जाती रही हो। तो ऐसे परिस्थितियों में जब उन्होंने कहा तो मैं थोड़ी संकोच में भी था और डरा हुआ भी था, लेकिन जब मैं गाजीपुर पहुंचा और जिले की जनता ने जिस ढंग से मेरा स्वागत किया, जिस मैं अभिभूत हूँ, आह्लादित हूँ
कि वास्तव में अगर आपने ईमानदारी से जीवन में काम किया है तो पब्लिक सब देखती रहती है। मैं जानता था कि मैं लोगों से नहीं मिला, लेकिन लोग मुझे जानते थे और मेरे कार्यों को देखते थे। 2009 में यहीं वीर अब्दुल हमीद के गांव पे दामूपुर में हमने राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ एक बड़ा सम्मेलन कराया था। इसमें पूरे देश स्तर के नेता जुटे थे। हफ्तों तक मीडिया का वो सेंटर बना था, अटेंशन बना था और उस पर बड़ी बड़ी खबरें छपी थी और उसका परिणाम रहा कि गाजीपुर की जनता अपराधियों के खिलाफ हो गई थी। तो ये 3 दशक आपका संघर्ष ही चलता है? हाँ, संघर्ष चलता रहा। मैंने के लिए कि किसी तरीके से। तो ये संघर्ष किस लिए था कि इन फ्यूचर आपको सांसद विधायक बनना है, या सच में जो आपका ध्येय था कि अपराध मुक्त राजनीति हो, माफिया मुक्त, शिक्षा माफिया जो कब्जा कर रखे हैं उनसे भी इनको छुड़ाया जाए? देखिए, दो चीजें हमारे प्रायोरिटी में रहती हैं। एक तो शिक्षा और रोजगार का सवाल है। ये हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, कोई भी गरीब पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए अगर उसमें प्रतिभा है तो। अगर हम आज IIM का कंपटीशन बीट कर लें, 20 लाख रुपए फीस है, कहाँ से कोई लाएगा? मुश्किल परिवार के लिए तो IT की फीस। अभी हम लोग जब पढ़ते थे, अभी हमने यूनिवर्सिटी 2000 में छोड़ी, 98-99 में, उस समय तक 10 रुपए फीस हुआ करती थी ट्यूशन की, चाहे लड़का आर्ट साइज में पढ़ रहा हो या इंजीनियरिंग पढ़ रहा हो या मेडिकल पढ़ रहा हो, फीस 10 रुपए ही थी। 240 रुपए साल के लगते थे, 120 रुपए ट्यूशन फीस और 120 रुपए हॉस्टल फीस। तो बसपा में आने के बाद भी वो लड़ाई आपकी जारी रहेगी? देखिए, बसपा तो हमेशा शोषितों वंचितों की ही लड़ाई लड़ती रही। बसपा ने कोई अपना एजेंडा नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं दिया है कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। और बसपा अभी ये जानती है, हकीकत से रूबरू है कि अभी 80% जनता 5 किलो अनाज के लिए तरस रही है और लेने भीड़ लगा के जाती है। जनता अभी उतनी सामर्थ्य में नहीं है कि अपने से स्वयं से रोजगार कर सके। रोजगार के अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर रोज घटाए जा रहे हैं। सेना में 10,000 इंजीनियर की पोस्ट एक दिन में खत्म कर दी गई, सैनिक भर्ती खत्म कर दी गई, अग्निवीर योजना लगा दी गई। 4 साल के बाद बच्चे का भविष्य क्या होगा, यह सरकार बताने में अक्षम है। ये सारी चीजों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अभी सड़क पे थी, अब संसद में होगी। रोजगार और महंगाई एक मुद्दा अभी आपने छेड़ा था कि वीर अब्दुल हमीद के गांव में आपने माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन किया था। और इस चुनाव में आपका ही एक वक्तव्य है कि एक तरफ असल माफिया और एक तरफ नकल माफिया है। तो आपके हिसाब से तो आपकी पहली ही लड़ाई लोकसभा में 2 माफियाओं से है, जिनको आपने एक नकल माफिया किया और एक असल माफिया का है। तो इनसे आप निपटेंगे तब तो आपकी आवाज संसद भवन में गूंजेगी। देखिए, मेरे आते ही जनता ने उनको निपटा दिया। अच्छा, वो कहीं लड़ाई में नहीं है, वो अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़े, वो दूसरे तीसरे स्थान पे आने की लड़ाई लड़े। मतलब आप की किसी से लड़ाई नहीं है, इन लोगों की लड़ाई आपसे है आपके हिसाब से? माफियाओं का आप हर्ष जानते हैं, जो धनंजय ने किया है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेता, वही है माफियाओं का। ये कभी दबाव नहीं झेल सकते, बिना रीढ़ के होते हैं और लोभ और मोह में इनके हमेशा फैसले गलत होते हैं। आप पार्टी छोड़ के भाग जा रहे हैं, बसपा ने टिकट काट दिया, आप कह रहे हैं। अब ये समय आ गया है कि ऐसे अपराधी माफिया, चाहे वो अब गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, या हमने भी गलती से जौनपुर में ये टिकट एक दे दिया था, तो अब ये लोग भी मैदान छोड़ के भागने वाले। लेकिन जिनको आप माफिया कह रहे हैं, अफजाल अंसारी को, 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी से ही वो सांसद चुने गए। देखिए, हम इंसान, आज आप बैठ के कुछ कह रहे हैं, मैं भी ये बात स्पष्ट समझ लीजिए, मैं कल बदल न जाऊं इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। हाँ। मैं स्वयं भी नहीं ले पाता। मैं प्रभु से यही प्रार्थना बस करता हूँ। कोई मुझसे पूछता भी है चुनाव के बाद क्या करेंगे, आप हम लोगों से मिल पाएंगे, ये समझ लीजिए मैं प्रभु से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, अगर पिछले 4 दशक से मैं राजनीति में हूँ और अब तक हमारे जीवन में आपने लोभ मोह कोई विकार पैदा नहीं किया, तो आपसे प्रार्थना है
कि आगे भी कोई विकार मन में उत्पन्न न हो। जिस तरह से मैं जनता के बीच रह गया वैसे ही आगे भी बिता लूं, यही मेरी प्रार्थना है। और यही मैं लोगों से कहूँगा, कोई आश्वासन तो दे नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ है, ट्रैक रिकॉर्ड देख करके आप अंदाजा लगा लेती है जनता। और भगवान ने इतनी समझ सबको दी है। आप मूल चीज़ समझ लीजिए कि जैसे आप कभी क्रिकेट न खेले हों, बैट बल्ला न पकड़े हों, फिर भी अगर कोहली की बाहर जाती गेंद पे अगर मार देगा, आउट हो जाएगा, तो न कभी बैट बॉल पकड़ने वाला व्यक्ति भी कहता है गलत शॉट खेल के आउट हो गया। और बढ़िया शॉट, हाँ, राय नहीं, समझ है उसे कि ये गलत है, कर पावे या न कर पावे, लेकिन सही गलत की समझ जनता को है। ये भगवान ने दे के भेजा है और जनता ने मेरे आते ही बता दिया कि आदमी सही यही है, लेकिन बाकी दोनों अब बाहर है। अभी तक तो मुझे आपसे मिलकर ये लगा कि आप उसी तेवर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तेवर के साथ आप छात्र संघ में कभी लड़े थे? जैसे छात्र संघ लड़ा, जैसे आंदोलन लड़ा, वैसे बिना पैसे के मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है। अब चूंकि मैं आपसे करूंगा, पैसे की बात आ गई तो आप स्पष्ट इसका जवाब। मुझे पता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। एक आरोप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगता रहता है कि यहाँ पे टिकट बिना रुपए मिलता ही नहीं। ये बेबुनियाद आरोप है। एक मिनट, ये भी है। और चूंकि हम लोग मार्केट में तो कोई आपसे स्पष्ट बोलेगा नहीं, लेकिन मेरे तक ये बात आई है कि आपने भी कुछ दिया है तो आपको टिकट मिला। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है, ये विरोधियों की साजिश है। बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। और एक बार मैंने सुना था, रोमेश शर्मा कोई मध्य प्रदेश का कोई था, वो 2004 के चुनाव में 400 करोड़ उसने ऑफर किया था बहन जी को। अच्छा। कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़वा देंगे, एक टिकट हमको उत्तर प्रदेश में दे दीजिए, नहीं मध्य प्रदेश में ही दे दीजिए। और बहन जी ने इनकार कर दिया था। और मैं उदाहरण हूँ, जब मैंने नहीं दिया पैसा तो मैं कैसे मान लूँ कि पैसे से टिकट मिलता है? चलिए, बहुत सिंपल बात। अगर गाजीपुर की जनता आपको मौका देती है, ठीक है, तो गाजीपुर के विकास को लेके आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि इससे पहले मनोज सिन्हा जी भी रहे, इससे पहले फिर अभी रिसेंटली अफजाल अंसारी जी थे, लेकिन अभी भी लोगों का ये कहना है कि गाजीपुर में कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। देखिए, कुछ चीज़ें तो हमको कई तरह के टारगेट बनाने पड़ते हैं। कुछ तो हमारे सवाल हैं जो लंबे समय तक संघर्ष हम पिछले 3 दशक से करते आ रहे हैं, अब संसद में रह के भी करेंगे। संसद में रहने पे ये रहेगा कि एक दबाव सरकार पे मजबूत रहेगा। सड़क की अपेक्षा तौर पे आप वहाँ रहेंगे। हाँ, हम उसमें हिस्सा रहेंगे। हम प्राइवेट बिल भी लाएंगे उन सारे सवालों पे, उसमें लॉबिंग भी करेंगे, किसी दल का हो। ऐसे आप कह रहे हैं ना, ये सरकारें समय समय पे। नहीं, मेरा सवाल है कि गाजीपुर, मान लीजिए आप सांसद हो गए, तो होते ही गाजीपुर में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि ये भी काम हो जाता तो गाजीपुर का विकास होता, ये भी होता तो गाजीपुर में विकास होता, ये भी होता तो एक ब्लूप्रिंट तो आप अपना मैनिफेस्टो तैयार किए होंगे ना गाजीपुर को लेके, स्पेशली गाजीपुर के लिए। देखिए, कुछ तो छोटी चीजें हैं जी जो तुरंत शुरू की जा सकती है, जैसे जो बंद पड़ी मिलें हैं। अब हम लोगों के यहाँ से भी गन्ना नंदगंज के शुगर मिल में जाता था, गन्ना की खेती इस इलाके में बंद हो गई। है ना, आलू स्टोर नहीं है सफिशिएंट, 2 स्टोर सैदपुर में थे, दोनों बेकार हो गए हैं। सरकारी भी था, वो तो कबाड़ हो गया। तो आप ये समझ लीजिए कि बंद मिलों को चलाने से कुछ तत्कालिक राहत किसानों को, खेतिहर मजदूरों को मिलेगी। दूसरी चीज ये कि एक शिक्षा का सेंटर यहाँ बनना चाहिए। सेंटर में क्या, जैसे कोई बड़ा कॉलेज होगा या यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और हमारा प्रयास है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और पूर्वांचल का एम्स गाजीपुर में ही बने। हाँ। बनारस में एक बड़ा अस्पताल है हमारी यूनिवर्सिटी का, आजमगढ़ में भी है, मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में हो ही गया। नहीं, एक बड़ा एम्स लेवल का है। पूर्वांचल का जो एम्स, ये लोग चक्कर में पड़े हैं कि बनारस जाए कि गोरखपुर जाए, वो गाजीपुर में बने। दोनों के बीच होना, सरकार के पक्ष में होना जरूरी है ना। देखिए, सरकार को तो जब हम जनता को प्रभावित कर सकते हैं तो सरकार को भी प्रभावित करेंगे। हाँ। सरकार अपने मन से थोड़े चलेगी। ये तो बेरीड़ के लोग रहते हैं जो सरकार की हाँ में हाँ भरते हैं। हमारी आवाज संसद में गूंजेगी, ये आप महसूस करेंगे। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं जी। एक सवाल, सहमलपुर में एक अग्निशमन केंद्र है, अर्धनिर्मित है, करोड़ों रुपए लग चुके हैं, और उसके पूर्ण न होने के वजह से इस क्षेत्र में, सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की हानि होती है और 2-4 तो मृत्यु भी हो गई है जल्द, है ना। उस पे जब मैंने यहाँ के विधायक से मैंने बात की
तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है और सरकार मदद भी नहीं कर रही है। तो कहीं इस तरीके की चीजें आप भी तो नहीं आने के बाद कहे ऐसी बातें तो ना होना कि इसका भाई जवाब मैंने बताया ना, ये बहाना है। मेरी आवाज को संसद इग्नोर नहीं कर पाएगी। अच्छा। क्योंकि वो जनता की आवाज होगी, वो लोगों की आवाज होगी। बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी की आवाज उठी थी, नेहरू को गाजीपुर का दौरा करना पड़ा था। तो आवाज में दम होना चाहिए, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलना चाहिए। आदमी जनता के लिए काम करेगा। इसको भी लोगों ने व्यापार बना लिया है। मुझे खेद है कि ये माफिया जो गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, हमसे भी गलती हुई जो हमने जौनपुर में माफिया दे दिया। ये सब बिना रीढ़ के लोग हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको पैसा चाहिए और हमारे पास आप ये समझ लिए, कोई सिंगल असलहा मेरे नाम से नहीं, कोई गाड़ी मेरे पास नहीं, एक धुर जमीन मैंने अपनी नहीं बनाई है। जो है वो पैतृक है। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है आपका? कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। ये महत्वपूर्ण चीज है। ये कुछ मुकदमे छात्र राजनीति से जुड़े थे। अच्छा। उसमें अधिकांश खत्म हो गए, एक आध पड़े हैं। तो वो भी सामान्य जो वो स्टेट द्वारा लगाए गए हैं, पॉलिटिकल मुकदमे। किसी व्यक्ति द्वारा सिंगल FIR 504(6) का भी मेरे ऊपर नहीं है, न मेरे गृह जनपद थाने में, न लंका थाने में, न लखनऊ हजरतगंज थाने में, और न दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में। मैं 4 सेंटरों पे रहता हूँ, आप पता कर लीजिए। 4 सेंटरों पे रहता हूँ, गांव पे रहता हूँ, लंका पे मेरी कर्म भूमि रही है बनारस, लखनऊ में मेरी कर्म भूमि रही है, और दिल्ली में रहता हूँ। आप चारों थानों में पता कर लीजिए, सिंगल FIR, किसी को गाली देने, धमकी देना, थप्पड़ मारना जैसे अपराध भी मैंने जीवन में नहीं किए हैं। मैंने लोगों की मदद की है। विपक्ष एक चीज आरोप लगा रहा है वर्तमान के सरकार के ऊपर कि इस बार अगर सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की तो संविधान को बदल देंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इस बात से आप कितना सहमत हैं? देखिए, कुछ लोग कुत्सित, कहीं से धुआं निकल रहा है तो कहीं न कहीं आग होगी। कुछ लोगों के मन में ये बात होगी, शायद 400 पार का नारा भी इसीलिए दे रही होगी सरकार, या उनके किसी सांसद ने कहा भी कि संविधान बदलने के लिए 400 चाहिए। अच्छा। लेकिन यकीन मानिए, संविधान बदल पाना इनके कुवत की चीज नहीं है। और भारत का संविधान दुनिया में सबसे बढ़िया, सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा और बेहतर संविधान है। इस पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ा अथक प्रयास किया है और बहुतों ने प्रयास किया है, एक का प्रयास नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा लगन और निष्ठा के साथ जो संविधान को पढ़ने के बाद, मैंने एक नहीं कई बार संविधान को पढ़ा है, और वो पढ़ने के बाद ये जरूर है कि ये संविधान पूरा आप पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं बाबा साहब के विचारों का इसमें प्रतिबिंबित होता है। बाबा साहब के विचार, उनके विचार यहाँ पर लक्षित संविधान में आपको पढ़ेंगे तो दिख जाएंगे। बाकी किसी के विचार इसमें नहीं दिखते। एक बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं जो संविधान पढ़ने के बाद उनके विचारों को आप यहाँ संविधान में परिलक्षित पाते हैं। तो और इसको सुधार हो सकते हैं, कुछ अमेंडमेंट आप उसमें कर सकते हैं, वो प्रक्रिया है। हाँ कि भाई समय समय पे चीज़ें बदली जाएंगी तो वो आप करते रहिए, समय के अनुसार कानून बनाते रहिए। लेकिन आप संविधान उठा के फेंक देंगे, मनुस्मृति लगा देंगे, ऐसा कुछ संभव नहीं है भारत में। ये मैं इतना भी अतिशयोक्ति में किसी के ताकत को नहीं समझता। मैं जानता हूं कि मेरी ताकत है और जनता की ताकत है, लड़ पाना लोगों का बड़ा मुश्किल है और मनमानी कोई नहीं कर सकता। कि 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा में कुछ बहुत बढ़िया बहुजन समाज पार्टी कर नहीं पाई। जैसे 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में केवल एक विधायक हैं आपके, उमाशंकर सिंह जी, जो रसड़ा से हैं। और गाजीपुर का ये कहा जा रहा है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लोग बात कर रहे हैं, कि कोई भी अपने वोट कैडर से जीत पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको किसी और पार्टी के वोट में सेंध मारनी पड़ेगी। तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2 से 2.5 लाख के आसपास वो तो है, उससे से तो काम चलेगा नहीं। उसके लिए आपको और भी लोगों का मत अपने तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। तो उसकी क्या तैयारी है आपकी? देखिए, चुनाव में 3-4 चीजें काउंट करती हैं।
जब कोई दल प्रत्याशी देता है तो सभी, जब तक सारे दल अपने प्रत्याशी घोषित न कर दें, चुनाव का आकलन किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पार्टी का एक काडर वोट होता है, जो जिले में बहुजन समाज पार्टी का काडर वोट सबसे तगड़ा है। आप उठा के देख लीजिए, जो सबसे बुरी स्थिति में चुनाव लड़ी है, आप जिसको कह रहे हैं कि 2022 की विधानसभा, तो उसमें भी 2.25 लाख के आसपास उसको वोट मिला है। और उस समय कार्यकर्ता थोड़ी निराश भाव में जरूर था, क्योंकि लड़ाई 2 पोल पे चल रही थी। अब ये स्थिति है कि कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है, लवरेज है, तो 3 लाख हम बेस वोट लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। दूसरी चीज कि जब प्रत्याशी कोई आता है तो पब्लिक प्रत्याशी का चयन उसके व्यक्तित्व से करती है। आप ही कह रहे हैं कि दोनों माफिया हैं, आप कैसे लड़ेंगे? तो मैं लड़ाका हूँ, लड़ता हूँ। नहीं, आपने ये कहा था कि 2 माफिया, एक नकल माफिया, एक असल माफिया, तो आप वही का सवाल मैंने आपसे पूछा है। तो जनता ने मान लिया कि वो दोनों माफिया हैं, और ये हमारा छात्र नेता है, संघर्षशील है, जुझारू है, पढ़ा लिखा है और छात्र राजनीति से आया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी गांव में जाके देख लीजिए, 10-20 छात्र BHU के पढ़े आपको मिल जाएंगे, विद्यापीठ के मड़े। मतलब मैं खुद 2011 का पास, आप पास आउट खुद ही। तो कहीं आप जाएंगे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना प्रेम आपस में महामना के मानस पुत्रों में रहता है, जवाब नहीं। तो हम लोग ये तीनों लोगों से न्यारी काशी, और उसमें भी अति सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। तो आप दुनिया के उस, ये आपका संयोग था, आपकी किस्मत थी, आपका भाग्य था, आपकी मेहनत थी, आपका पौरुष था, आपका पराक्रम, कि चंद लोग जो वहाँ जाने का सौभाग्य पाते हैं, प्रवेश पाने का, उसमें आप थे। जी जी। और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि आपको उन लोगों ने, जहाँ यहाँ तो साक्षरता की प्रतिशत भी कम है, वहाँ जो थे वो या तो ग्रेजुएट हो चुके थे या तो ग्रेजुएशन की प्रक्रिया में थे। पढ़े लिखे नौजवानों ने आपको अपना सिरमौर बनाया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों दब के रहते हैं। मैं तो इस गुमान में रहता हूँ, मैं हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, मैं छात्र संघ का पदाधिकारी रहा हूँ, और मेरी आवाज़ को इस संसद को सुनना होगा। और पूरी संसद आप देखिएगा, पूरी लॉबिंग करूंगा, सांसद मेरे पास रहे या न रहे, दूसरे दलों के लोगों से भी मैं कहूँगा ये जनहित के मुद्दे हैं। और साल में कम से कम 2 प्राइवेट बिल में पास कराऊंगा संसद में। सरकार बिल लाए या न लाए, एक सांसद होने के नाते प्राइवेट बिल बराबर संसद में मेरे आते रहेंगे। और अच्छा, चलते एक सवाल और आपसे। 30 दशक के बाद आप सक्रिय राजनीति में आए, छात्र नेता के बाद सीधे आप लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर के चुने, तो आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? आपको तो और सारे ऑफर मिल सकते थे, मिले भी होंगे देखिए, अन्य पार्टियों से। मैंने कभी कहीं आवेदन नहीं किया, मैं तो लोगों की समस्याओं के लिए लड़ता रहा। और मैंने आपको बताया कि दलों में प्रत्याशी धनबल और बाहुबल के आधार पर चुने जाते हैं। बहन जी ने मुझे बुला करके स्पष्ट निर्देश दिया, अच्छा, कि तुम्हें गाजीपुर जाके चुनाव लड़ना है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं तहे दिल से कि उन्होंने ये पहचाना कि अब समाज को, हमारे समाज को, बहुजन समाज को, सर्व समाज की ज़रूरत है और एक आंदोलनकारी लोगों की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो पूंजीपति और जो लोग अपराधी हैं, इनके पास रीढ़ नहीं होती, ये लड़ नहीं सकते, ये जनता के सवालों पे बोल नहीं सकते। जैसे अभी हमारे सांसद थे 5 साल तक, उन्होंने संसद में सिंगल सवाल नहीं उठाया, जनता आपको सांसद क्यों बनाए, ये सवाल उठता है कि नहीं उठता है। 5 साल में आपने जनता की आवाज़ को संसद में उठाने की कोशिश नहीं की, और फिर आ गए मैदान में। आपको हमने, इन गरीबों ने मसीहा बना दिया, और आप गरीबों को वहीं छोड़ के मसीहा फरार हो गया। आप 2 महीने की सदस्यता बची थी, एक मिनिमम लॉयल्टी तो होती है लोगों की, कि भाई अब हम आपके साथ वैचारिक रूप से अलग हो गए तो हम आपसे रिजाइन करते हैं, हम उनसे वैचारिकता से जुड़ गए तो अब उनके साथ जाते हैं।
पार्टी दूसरे दल के और तनख्वाह यहाँ से ले रहा है। केवल 2 महीने का वेतन भत्ता और सैलरी यही ना बस बची है आपके पास। किस लोभ में आप हमसे रिजाइन नहीं हमारे यहाँ से किए? जनता देख रही है, इसीलिए जनता को मनमाफिक प्रत्याशी मिल गया है, इसलिए जनता खड़ी है। और उन लोगों को मुझसे लड़ने के लिए पूरे जिले की जनता को पार करके आना है, वो पहुंच नहीं पाएंगे, चुनाव बीत जाएगा, वो आपस में लड़ते रहेंगे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उमेश सिंह जी को, जो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं। बीएचयू के छात्र संघ के महामंत्री भी आप रहे हैं 91-92 में। जी हाँ। छात्र राजनीति में बड़े तेवर के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और लोकसभा में जब इनको बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा सुश्री बहन मायावती जी ने इनको जब अवसर दिया, तो उसी तेवर के साथ आप सबके बीच में फिर ये उपस्थित हैं। आपने सुना, बीएचयू से ग्रेजुएट होने के साथ साथ इनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, साफ छवि के हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि इनकी लड़ाई किसी से नहीं है, किसी और की लड़ाई इनसे भले ही हो सकती है। बहरहाल हमारी और हम सबकी शुभकामनाएं, हमारे पूरी टीम की शुभकामनाएं डॉक्टर साहब आपके साथ हैं और उम्मीद है कि जब आप जीतेंगे, आपको जनता अवसर देगी, तो सदन में जाने के बाद आप गाजीपुर के एक उच्च स्तरीय विकास का कार्य और जो भी आपने कहा है उस पर आप जरूर खरे उतरेंगे और गाजीपुर के विकास को एक नया रास्ता, एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।